गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। अब आज हम देखेंगे रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो रिक्रूटमेंट के मेनली दो सोर्स हैं, एक है आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्सेज क्या है? पर्सन हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो पहले से वर्किंग है, उन्हीं को एक नए पोस्ट पे लेके चले जाना। अब जैसे प्रमोशन से ऐसा हो सकता है, ट्रांसफर से हो सकता है, यानी कि जो कहीं वैकेंसीज है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपने इंटरनल लोगों से ही उस वैकेंट पोस्ट को क्या करते हैं ना, फिल कर देते हैं। उसी को आप बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। पर्सन हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या आएगा? अब जैसे कि पहला क्या है आपका प्रमोशंस। प्रमोशंस में क्या होता है, अगर कोई लोअर रैंक पर काम कर रहा है तो इसको आप फिर उठा करके क्या करते हैं, हायर रैंक पर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि लोअर रैंक से हायर रैंक पर चले जाना और फिर वहां पे जाकर के काम करना, इसी को आप क्या बोलेंगे, प्रमोशंस। प्रमोशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। एक जो आपका एम्प्लॉय है उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। कैसे होगा? फ्रॉम ए लोअर टू अ हायर लेवल। लोअर से हायर लेवल की तरफ अगर मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय कौन से होंगे, बाहर से लेके आएंगे आप नहीं, जो पहले से वर्किंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसी को आप क्या बोलेंगे, प्रमोशंस की। अगर लोअर रैंक से हायर लेवल पे, हायर लेवल की पोजीशन पे कोई एम्प्लॉय को अगर आप भेज दें, दैट इज प्रमोशंस, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में क्या है, देखो प्रमोशंस में क्या था ना, लोअर रैंक से लेकर के आप हायर लेवल पे लेके चले जाते थे, लेकिन ट्रांसफर में क्या है, सेम लेवल पे रहते हैं लोग। अब मान लो कि इस लेवल पे काम कर रहे हैं, बस यहाँ से उठा करके ना आपने अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर बैठा दिया। देखा जाए तो एकदम सेम है, यानी कि लैटरल मूवमेंट होता है इसमें। लैटरल मूवमेंट का मतलब है सेम लेवल पे मूवमेंट होना, जितनी सैलरी यहाँ पे थी वही सैलरी यहाँ पे भी होगी, ठीक है। A transfer involves lateral movement within the same grade. grade सेम होगा from one job to another, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसफर बोलते हो। अब सपोज डेट मान लो कि आप कहीं पे ना एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। सपोज डेट आप किसी एक स्कूल में टीचर हो, आप वहां पे पढ़ा रहे हैं, मान लो कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वहां पे, ठीक है। और फिर सडनली आपको बोला जाए कि भाई यहाँ पे आप मैथ पढ़ा लेना। जनरली देखा जाए ना कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है, एक टीचर जो है वो कोई भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है। अब कोई यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा है और उनको बोल दिया जाए कि अब जो है ना, अब कल से आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, अब आप मैथ पढ़ाएंगे। तो अगले दिन से वो जो टीचर है वो क्या करेंगे, वो अगले दिन से वहां पे मैथ पढ़ाने का काम करेंगे। तो इंग्लिश पढ़ा के जो उनको सैलरी मिल रही थी, मैथ पढ़ा करके भी उनको वही वाली सैलरी मिलेगी। उनका यहाँ पे क्या हो गया, लैटरल मूवमेंट हो गया विद सेम ग्रेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। पहले जो काम कर रहे थे बस सेम सेम काम है उनका, यानी कि मूवमेंट जो है वो एकदम सेम लेवल का है, सेम ग्रेड का है। इसी को आप क्या बोलते हो, ट्रांसफर बोलते हो। नाउ थर्ड क्या है आपका, जॉब पोस्टिंग। देखो अभी ये जॉब पोस्टिंग क्या है ना, जॉब पोस्टिंग में क्या होता है, जो कंपनी है वो अपने बुलेटिन बोर्ड पे या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो भी जॉब ओपनिंग्स है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो जॉब ओपनिंग्स की जानकारी, वैकेंसीज की जानकारी अपने बुलेटिन बोर्ड पर दे देती है, ठीक है। जो भी कंपनी का बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड पे जानकारी दे देगी, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जानकारी दे देगी, या फिर जो सिमिलर आउटलेट्स होते हैं वहां पर कंपनी जानकारी दे देगी, ठीक है। जानकारी किनको मिलेगा, जो इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, जो पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको अगर वैकेंसी के लिए कोई जानकारी देनी है कि भाई वैकेंसीज है, अभी जॉब ओपनिंग्स है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बुलेटिन बोर्ड के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सिमिलर आउटलेट्स के थ्रू जानकारी मिल जाती है। किसकी जानकारी मिल जाती है, जॉब ओपनिंग्स की। जो पर्सन उस स्किल्स को बियर करते हैं, जो भी स्किल्स चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग्स के लिए, तो वो क्या करते हैं ना, फिर वहां पे अप्लाई करेंगे उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वो काम कर रहे हैं। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को आप बोलते हैं जॉब बिडिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या था, जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग कौन करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगा। कैसे करेगा, बुलेटिन बोर्ड्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को जानकारी देना। और जो एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर स्किल को बियर करता है, जिनको लगता है कि हाँ रिक्विजिट स्किल्स है मेरे पास, वो फिर अप्लाई करने का काम करेंगे। जो अप्लाई करने का प्रोसेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं जॉब बिडिंग। तो जॉब पोस्टिंग किसकी तरफ से हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कंपनी की तरफ से। और जॉब बिडिंग किसकी तरफ से हो गया, जो एम्प्लॉयज है एम्प्लॉयज की तरफ से, ठीक है। करेंट एम्प्लॉयज वो बिड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन सीनियरिटी, परफॉर्मेंस और स्किल्स, राइट। नाउ अब है आपका एम्प्लॉय रेफरल्स। अभी एम्प्लॉय रेफरल्स क्या है,
इसमें क्या होता है, जो पहले से एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी उनको ही बोल देती है, भाई कोई आपका जान पहचान का होगा, कोई आपके मित्र होंगे, कोई अगर आपके फैमिली में है, तो ये वाली वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको ही बोल दो कि वो आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर लें। तो एम्प्लॉयज और इनकरेज, जो पहले से एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इनकरेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है टू रेफर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कि अगर आपके जान पहचान में कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो उसको आप अपने यहाँ पे बिजनेस में लेकर के आइए, ठीक है। करेंट एम्प्लॉय यानी कि जो पहले से काम कर रहे हैं आपके यहाँ, करेंट एम्प्लॉय वो रिकमेंड्स करते हैं किसी को भी समवन, अब उनके मित्र हो सकते हैं, कोई एक फैमिली मेंबर हो सकता है, फॉर अ जॉब ओपनिंग इन द कंपनी। इसमें क्या है ना, एम्प्लॉय रेफरल्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी ऐसी भी है जो एम्प्लॉय रेफर करते हैं, और अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो बहुत बार ना कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि इस एम्प्लॉयज को, जो करेंट एम्प्लॉय है ना, जो रेफर करने का काम करते हैं, इस करेंट एम्प्लॉयज को कुछ रेफरल बोनस भी देती है। तो ये देखा जाए तो एम्प्लॉय रेफरल्स में एक बेनिफिट भी हो जाता है जो पहले से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप रिक्रूटमेंट जो है वो अपने इंटरनल सोर्सेज से करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, इकोनॉमिकल यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव। देखो, अगर आपका जो रिक्रूटमेंट है वो इंटरनल सोर्स से है तो आपको कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन कुछ भी आपको एडवर्टाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को जा करके कुछ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हमें इतने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, कोई भी जरूरत उसमें नहीं होती। तो ये जो है ना आपका इकोनॉमिकल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सेकंड क्या है, मोटिवेट्स एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, प्रमोट्स होती है लॉयल्टी, और जो उनका मनोबल है वो भी इंक्रीज होता है, बूस्ट हो रहा है, यानी कि मनोबल जो है, मोरल यानी कि मनोबल, मनोबल जो है उनका बढ़ता है। जो पहले से आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो और भी ज्यादा अपने पोटेंशियल के साथ काम करेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के काम करेंगे, क्योंकि इनको भी तो एक उम्मीद रहेगा ना कि कल के दिन जो है वो हमारा प्रमोशन हो सकता है, हम हायर लेवल पे जा सकते हैं, हायर रैंक हो सकता है हमारा, हमारी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, ठीक। नाउ सेव्स टाइम, अब आपको ये रिक्रूटमेंट सबका कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो सेव होगा। अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो काम आप फास्टर कर सकते हैं कॉम्पेयर टू एक्सटर्नल हायरिंग, ठीक है, फास्टर प्रोसेस हो सकता है कॉम्पेयर टू एक्सटर्नल हायरिंग। तो सेव्स टाइम क्या है, यानी कि यहाँ पे आप फास्टर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो इससे क्या होगी, आपके पास समय की बचत हो जाएगी, ठीक है। नाउ नोन कैंडिडेट्स, अब ये नोन कैंडिडेट्स क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट जो भी वैकेंसीज है तो वैकेंसीज पे आप फिल किसको करेंगे, जिस कैंडिडेट को आप पहले से जान रहे हैं। तो मैनेजमेंट को पहले से पता होता है आपके जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपके यहाँ, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी खामियां क्या हैं, उनकी खूबियां क्या है, स्ट्रेंथ्स का भी पता होता है और वीकनेसेज का भी पता होता है। इसके बारे में ना इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के सेंस में एक बात कही जाती है, दैट इज, एक फ्रेज है, नोन डेविल्स आर बेटर देन अननोन एंजल्स। ऐसा कहा जाता है, ये रिक्रूटमेंट के केस में ही जनरली हम इस फ्रेज को यूज करते हैं। कहा जाता है कि जिनको आप पहले से जान रहे हैं ना, उनके साथ डील करना वो सेफ है कंपेयर टू जिनको आप नहीं जान रहे हैं उनके साथ रिस्क लेने के बजाय, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, नॉन डेविल्स आर बेटर, यानी कि जिनको आप जान रहे हैं उनके साथ काम करना वो सेफर है एक नए लोग के साथ रिस्क लेने के कंपेयर में, ठीक है। नाउ रिड्यूसेज ट्रेनिंग नीड्स, अब आपके यहाँ जो पहले से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो फैमिलियर होंगे, यानी कि वो परिचित होंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कल्चर चल रहा है, जो ऑपरेशंस पहले से हो रहे हैं, सारी बातों को लेकर के जो है इनके पास जानकारी होगी। कल्चर एंड ऑपरेशंस की जानकारी होती है आपके पार्टिकुलर एम्प्लॉयज के पास, जो पहले से आपके यहाँ जो करेंट एम्प्लॉयज हैं वो फैमिलियर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जो है वो देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो इंटरनल हायर्स आर ऑलरेडी फैमिलियर, वो पहले से परिचित होते हैं विद कंपनी कल्चर, कंपनी के कल्चर से और कंपनी के ऑपरेशन से। तो इससे क्या होता है, आपका जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो कम हो जाएगा या फिर वो बच जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो आपने देख लिया कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या मेरिट था। अब हम देखेंगे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के डिमेरिट क्या क्या है। नाउ डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, डिमेरिट्स यानी कि खामियां क्या क्या है, कौन कौन सी कमियां हैं। अब देखो पहला क्या है, लिमिटेड टैलेंट पूल। अब लिमिटेड टैलेंट पूल क्या है, मे नॉट ब्रिंग इन फ्रेश आइडियाज और न्यू स्किल्स। जब आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होगा तो फिर बाहर से जो है कोई भी बंदा आपकी कंपनी में नहीं आएगा,
तो एंट्री ऑफ न्यू ब्लड नहीं हो पाता है, फ्रेश आइडियाज नहीं आएंगे, नए स्किल्स नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर से कोई आएगा तो वो नया स्किल लेकर के आएगा। ठीक है। क्रिएट्स वैकेंसीज, अब ये क्रिएट्स वैकेंसीज क्या है, देखो अगर आपने किसी का प्रमोशन कर दिया, मान लो कि कोई इस लेवल पे काम कर रहा था, आपने उसको उठा करके इस लेवल पे बैठा दिया, ठीक है, इसका क्या कर दिया आपने, यहाँ से यहाँ फिर प्रमोशन कर दिया। अब जब आपने इसका प्रमोशन कर दिया तो ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला इस पोजीशन पे जो बंदा पहले काम कर रहा था, ये तो उठ करके अब यहाँ पे आ गया है, तो ये वाली जगह जो है ना वो खाली हो जाती है। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये वैकेंसी को क्रिएट कर देती है। कहाँ पे, ये जो आपका लोअर पोस्ट है ना वहां पे, क्योंकि आपने प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन कर दिया तो ये वाला पर्सन अब ये वाला काम करेगा, इस वाले चेयर का काम करेगा, तो ये वाली जो जगह है वो तो खाली हो जाएगी। प्रमोटिंग वन पर्सन क्रिएट्स अ न्यू वैकेंसी इन देयर ओल्ड पोजीशन, जो पुराना वाला पोजीशन है वहां पे जो है वो जगह खाली हो जाती है। ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कई बार ऐसा होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। अब मान लो कि दो लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। आपने क्या किया, मिस्टर ए का प्रमोशन कर दिया और मिस्टर बी उसी जगह पे है। अब मिस्टर बी कह सकता है भाई हमारे भी पास वही सेम ईयर का एक्सपीरियंस है जो ये मिस्टर ए के पास है, मेरे भी पास वो सारी स्किल है जो ये मिस्टर ए के पास है। तो यहाँ पे क्या है ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, यानी कि दो लोगों के बीच प्रॉब्लम हो सकता है। कैन लीड टू जीलसी, जीलसी वाली भावना हो सकती है, हो जाती है, या फिर अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का क्या मतलब होता है ना, स्थिरता। इसमें क्या है, जब आप इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो रिपीटिंग द सेम आइडिया, सेम आइडिया जो है वही बार बार रिपीट होने लगता है, इनोवेशन नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है। अगर आप बाहर से लेकर के आते हैं किसी एक नए पर्सन को, नए एम्प्लॉयज को, तो वो क्या करेगा, वो एंट्री ऑफ फ्रेश ब्लड होगा, और जब भी बाहर से लोग आएंगे तो फिर वो नए आइडियाज को लेकर के आएंगे, नए स्किल को लेकर के आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर आप बाहर से किसी बंदे को लेकर के नहीं आ रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही जो लोग हैं बस उन्हीं का प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बस उन्हीं से जो अपनी वैकेंट पोस्ट है उसको आप फिल कर रहे हैं, तो सेम आइडियाज जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और जो इनोवेटिव आइडियाज है, जो इनोवेटिव स्किल है, वो चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायस, फेवरेटिज्म, रिस्क। अब इसमें क्या है, कई बार ऐसा है कि जो आपका मैनेजमेंट है, हो सकता है कि वो एक किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉयज को प्रीफ्रेंस दे दे, या फिर स्टीरियोटाइप के कारण किसी एक का प्रमोशन कर दे, तो फिर यहाँ पे ना पक्षपात हो जाता है। अब जैसे कि मान लो कि आपको ना एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ही बहाली करनी है अपने इंटरनल बंदे से ही, इंटरनल एम्प्लॉयज से ही, और आप चाहते हो कि इंग्लिश में बात करने के लिए कोई एक पर्सन चाहिए, लेकिन अब मान लो कि कोई वहां पे बिहारी है आपके पास, ठीक है, बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आपके दिमाग में पहले से कुछ बातें घर कर जाना। एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि बिहार के लोग हैं तो बहुत बेहतर इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। अब किसी एक पर्टिकुलर बंदे में जो बिहारी है, उसके अंदर स्किल तो है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी पोस्टिंग जो है वो इंग्लिश बोलने वाले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि स्टीरियोटाइप है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है एक पार्टिकुलर एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस दे सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पक्षपात वाली भावना हो जाएगी, उसी को आप बोलते हो बायस या फिर फेवरेटिज्म, रिस्क। ठीक है। ये क्या था आपका, डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ओके, थैंक यू।